नमस्कार। हमारे पास भारतीय संगीत पर कुछ बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज हैं और आज हम इनमें गहराई से उतरने वाले हैं। हमारा मिशन ये है कि हम वो बातें निकालें जो इस संगीत को सिर्फ मतलब मनोरंजन नहीं बल्कि एक पूरा विज्ञान और दर्शन बनाती हैं। बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे कि शास्त्रीय संगीत की जड़ों से लेकर लोकगीतों की आत्मा तक पहुंच सकें। और ये यात्रा शुरू होती है एक बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट से। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। दस्तावेज कहते हैं कि संगीत की शुरुआत होती है नाद से, यानी ध्वनि से। हाँ, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। वो क्या? नाद दो तरह का होता है। एक है आहत नाद। आहत नाद मतलब वो आवाज जो हम सुनते हैं, दो चीजों के टकराने से जो पैदा होती है, जैसे तबले पे थाप या सितार का तार या हमारी आवाज। ठीक है, ये तो समझ आता है। और दूसरा है अनाहत नाद, और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अनाहत नाद ये वो ध्वनि है जो बिना किसी टकराव के, बिना किसी घर्षण के ब्रह्मांड में हमेशा मौजूद है। क्या मतलब? जैसे कोई कॉस्मिक साउंड? बिल्कुल, इसे कॉस्मिक साउंड भी कह सकते हैं। कहते हैं कि योगी इसे गहरे ध्यान में महसूस करते हैं, और भारतीय संगीत की परंपरा मानती है कि संगीत का जो असली लक्ष्य है वो उसी अनाहत नाद से जुड़ना है। अरे वाह! तो ये तो संगीत से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी या दर्शन की बात लग रही है ही, ये दोनों जुड़े हुए हैं। क्या सच में? मतलब संगीतकार इस कॉस्मिक साउंड को ध्यान में रखकर गाते हैं। ये तो कमाल की सोच है कि हर सुर उस अनसुनी आवाज को खोजने की एक कोशिश है। बिल्कुल, यही वो नींव है जिस पर संगीत की पूरी इमारत खड़ी है। और इस इमारत के जो सबसे जरूरी पत्थर है वो है श्रुति और स्वर। एकदम सही। हाँ, ये दो शब्द हमेशा कंफ्यूज करते हैं। श्रुति, स्वर, सप्तक, ये सब क्या है और एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे इंद्रधनुष के रंग। अच्छा, ये 7 स्वर है। हमारे संगीत मनीषियों ने एक सप्तक या ऑक्टेव में ऐसी 22 सबसे जरूरी श्रुतियों को पहचाना और उनमें से 7 मुख्य स्वर चुने जिन पर हमारा पूरा संगीत खड़ा है। सा रे गा मा पा धा नी। ओह, तो श्रुति मतलब सारे मुमकिन म्यूजिकल शेड्स, और स्वर मतलब हमारे चुने हुए 7 मुख्य रंग। ये एनालॉजी तो बहुत अच्छी है। तो फिर राग क्या है? क्या ये बस इन स्वरों को मिलाकर बनाई गई एक धुन है? धुन से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा। राग इन स्वरों का एक अनुशासित ढांचा है। उसकी एक अपनी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी? हाँ, हर राग के अपने नियम हैं। कौन सा स्वर लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, किस स्वर पर रुकना है, कौन सा स्वर सबसे जरूरी है। ये एक तरह से राग का डीएनए है। लेकिन ये नियम कोई जेल नहीं है। ये एक कैनवस की तरह है जिस पर कलाकार अपनी कल्पना के रंग भरता है। एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हम कहते हैं कि कलाकार राग में इम्प्रोवाइज करता है, मतलब अपनी कल्पना से गाता है। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये एक अनुशासित ढांचा है। तो ये आजादी और अनुशासन एक साथ कैसे चलते हैं? ये तो थोड़ा विरोधाभासी लगता है। बहुत अच्छा सवाल है, और यही भारतीय संगीत का सौंदर्य है। अच्छा। राग आपको एक रास्ता दिखाता है, एक बाउंड्री देता है। वो कहता है कि आप सा से प तक जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे? तेजी से, धीरे धीरे, रुक कर, किसी और स्वर को छूकर। ये कलाकार की कल्पना है। ओह, ये उसकी आजादी है। और इसीलिए एक ही राग को जब दो अलग अलग कलाकार गाते हैं तो वो बिल्कुल अलग लगता है। पर होता वही राग है। बिल्कुल। और ये जो कहते हैं कि हर राग का एक समय होता है, सुबह का, शाम का, क्या ये नियम आज भी उतना ही मायने रखता है? मतलब आजकल के दौर में जब हम स्पॉटिफाई पे कभी भी कुछ भी सुन सकते हैं, तो क्या कोई कलाकार रात में सुबह का राग भैरव गाने से मना कर देगा? देखिए, सैद्धांतिक रूप से तो नियम आज भी वही हैं, और इसके पीछे एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तर्क भी है। वो क्या है? सुबह के राग के स्वर मन में वैसी ही भावनाएं जगाते हैं जैसी सुबह की ताजगी। रात के राग के स्वर शांति और गहराई लाते हैं। ये हमारे बॉडी क्लॉक से जुड़ा हुआ मामला है। अच्छा। हाँ, ये सच है कि आज कॉन्सर्ट कल्चर में कलाकार श्रोताओं के अनुरोध पर कभी-कभी समय के बिना भी गा देते हैं, लेकिन ज्यादातर गुणी कलाकार आज भी इस परंपरा का बहुत सम्मान करते हैं। ठीक है, तो अब जब हम संगीत के डीएनए को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो भारत में इसके 2 बड़े परिवारों पर आते हैं। हिंदुस्तानी और कर्नाटक। हाँ, दस्तावेज कहते हैं कि ये दोनों एक ही जड़ से निकले, पर आज बहुत अलग हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसका जो मुख्य कारण है वो इतिहास और भूगोल में छिपा है। लगभग 13वीं 14वीं शताब्दी तक संगीत की धारा एक ही थी।
लेकिन उसके बाद उत्तर भारत में फारसी और अरबी संस्कृतियों का प्रभाव बढ़ने लगा, खासकर मुगल दरबारों ने। राइट। इससे वहां का संगीत बदला और हिंदुस्तानी कहलाया। और दक्षिण भारत पर बाहरी प्रभाव कम रहा, तो वहां संगीत अपनी मूल परंपरा में भी विकसित होता रहा, जो कर्नाटक संगीत बना। तो क्या ये फर्क सिर्फ बाहरी प्रभाव का है या इनके संगीत के अंदाज में भी कोई बुनियादी अंतर है? अंदाज में तो बहुत बड़ा अंतर है। जैसे हमने भी बात की, हिंदुस्तानी संगीत में राग के विस्तार और कल्पना मतलब इम्प्रोवाइजेशन पर बहुत जोर है। एक कलाकार 1 घंटे तक भी एक ही राग को अपनी कल्पना से सजा सकता है। हाँ। जबकि कर्नाटक संगीत में पहले से बनी हुई रचना, जिसे कृति कहते हैं, वो केंद्र में होती है। सारा इम्प्रोवाइजेशन उसी कृति के आसपास होता है। अच्छा। और दस्तावेजों में एक और बड़े फर्क का जिक्र है, 10 थाट और 72 मेलकर्ता। ये क्या चीज है? ये रागों को वर्गीकृत करने के, या आप कह सकते हैं कि उनके परिवार बनाने के 2 अलग-अलग सिस्टम हैं। और ये फर्क बहुत गहरा है। कैसे? कर्नाटक संगीत की जो 72 मेलकर्ता वाली प्रणाली है, वो गणित की तरह एकदम सटीक है। आप उससे लगभग हर संभव स्वर संयोजन बना सकते हैं। इसीलिए वहां आपको हजारों राग मिलते हैं। हजारों? वाह। हाँ। वहीं हिंदुस्तानी संगीत के जो 10 थाट हैं, वो ज्यादा भावनात्मक या मूड बेस्ड हैं। मूड बेस्ड? हाँ। यहां जोर हर संभव राग बनाने पर नहीं है, बल्कि एक खास भाव को उभारने वाले रागों के समूह बनाने पर रहा। ये संगीत के प्रति 2 अलग-अलग दर्शन को दिखाता है। मतलब एक वैज्ञानिक अप्रोच है और दूसरा ज्यादा काव्यात्मक। क्या बात है, बिल्कुल सही पकड़ा। एक मैथमेटिकल है, दूसरा पोएटिक। वाह, ये तो मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था। इन्हीं परंपराओं से कुछ महान नाम भी जुड़े हैं। दस्तावेजों में तानसेन का जिक्र है और कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति का भी। हाँ, तानसेन तो हिंदुस्तानी संगीत के शायद सबसे बड़े प्रतीक हैं। अकबर के दरबार में थे। उनके बारे में तो कई कहानियां हैं। बिल्कुल, कि जब वो राग दीपक गाते थे तो दिए जल उठते थे और मेघ मल्हार से बारिश होने लगती थी। हाँ। अब ये शायद एक कहानी हो, लेकिन इसका असली मतलब ये है कि उनके संगीत में इतनी शक्ति थी कि वो माहौल को पूरी तरह बदल सकते थे। सही बात है। और दक्षिण में त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री की त्रिमूर्ति ने हजारों कृतियां बनाकर कर्नाटक संगीत को वो रूप दिया जो आज है। तो अगर हम हिंदुस्तानी संगीत में और गहरे उतरें तो इसमें भी अलग-अलग स्टाइल हैं। दस्तावेजों में ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी जैसे नाम आते हैं। ये क्या है? ये गायकी की अलग-अलग शैलियां हैं, स्टाइल्स हैं। ध्रुपद सबसे पुरानी और सबसे गंभीर शैली है। गंभीर? हाँ, ये मूल रूप से मंदिरों में गाया जाने वाला भक्ति संगीत था। इसमें अनुशासन और स्वरों की शुद्धता पर बहुत ज्यादा जोर होता है। अच्छा। फिर आया ख्याल, और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका मतलब है कल्पना या आइडिया। ख्याल ये आज हिंदुस्तानी संगीत का सबसे लोकप्रिय रूप है। इसमें कलाकार को कल्पना की ज्यादा आजादी मिलती है और ये ज्यादा रोमांटिक और सजावटी होता है। और ठुमरी, इसका नाम सुनते ही एक अलग ही एहसास होता है। बिल्कुल, ठुमरी पूरी तरह से भाव प्रधान है, खासकर श्रृंगार रस। इसकी भाषा, इसके बोल और इसे गाने का अंदाज, सब कुछ भावनाओं को व्यक्त करने के लिए होता है। कहते हैं लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह इसके बहुत बड़े संरक्षक थे। वाह। अगर ध्रुपद मंदिर है तो ख्याल एक महल है और ठुमरी एक सजी हुई महफिल। क्या बात है। और इन शैलियों को गाने वाले घराने होते हैं। ग्वालियर, किराना, जयपुर, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं। तो क्या हम घराने को एक तरह से स्कूल ऑफ थॉट समझ सकते हैं? हाँ, स्कूल ऑफ थॉट या एक ब्रांड जैसा। ब्रांड जैसे किसी रेस्टोरेंट चेन की एक खास रेसिपी होती है जो हर ब्रांच में मिलती है। बिल्कुल, इससे बेहतर एनालॉजी नहीं हो सकती। अच्छा। जिसकी अपनी एक खास रेसिपी है जो गुरु से शिष्य तक जाती है। हर घराने का अपना अंदाज होता है। जैसे ग्वालियर घराना जो सबसे पुराना है, वो अपनी खुली, सीधी और दमदार आवाज के लिए जाना जाता है। ठीक है। वहीं किराना घराना, जिसे पंडित भीमसेन जोशी थे, वो स्वरों को बहुत भावुकता से और धीरे धीरे एक एक करके सजाने के लिए प्रसिद्ध है। ये घराने संगीत की विविधता को जिंदा रखते हैं। ये तो हुई शास्त्रीय संगीत की बात, जो नियमों, व्याकरण और साधना से बंधी है। लेकिन एक और दुनिया है जहां संगीत सीधा दिल से निकलता है और जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, लोक संगीत। और सच कहूं तो भारत की असली आत्मा इसी लोक संगीत में बसती है। ऐसा क्यों? क्योंकि शास्त्रीय संगीत कुछ लोगों तक सीमित हो सकता है, लेकिन लोक संगीत हर किसी का है। ये किसी एक कलाकार का नहीं, पूरे समुदाय का संगीत है। सही बात है। ये लोगों के साथ जन्म लेता है,
त्योहारों में शामिल होता है, खेतों में काम करते हुए गाया जाता है और जीवन के हर सुख दुख का साथी होता है। दस्तावेजों में इसकी एक लंबी लिस्ट है और इसमें छत्तीसगढ़ की पंडवानी का जिक्र है, जिसकी कलाकार तीजन बाई हैं। ये सिर्फ गाना नहीं, ये तो पूरा थिएटर लगता है ही। मैंने सुना है कि वो हाथ में एक तारा लेकर अकेले ही पूरी महाभारत सुना देती हैं। कभी भीम बन जाती हैं तो कभी दुर्योधन। ये संगीत की कौन सी शक्ति है जो एक कलाकार को पूरी सेना बना देती है? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पंडवानी महज गायन नहीं है, ये संगीतमय कथावाचन की एक बहुत शक्तिशाली कला है। तीजन बाई जब गाती हैं तो वो सिर्फ गा नहीं रही होती, वो हर किरदार को जीती हैं। उनकी आवाज का उतार चढ़ाव, उनके हाव भाव, उनकी ऊर्जा, ये सब मिलकर आपको कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा कर देते हैं। वाह, यही लोक कला की ताकत है। ये सीधे आपके दिल में उतरती है, बिना किसी भारी भरकम नियम के। संगीत का भी जिक्र है, ये क्या है? बाउल संगीत पंडवानी से एकदम अलग है। अगर पंडवानी बाहरी दुनिया की कहानी है तो बाउल अंदर की दुनिया की खोज है। अंदर की दुनिया? हाँ, बाउल गायक घुमक्कड़ होते हैं जो एक तारा बजाकर गांव-गांव घूमते हैं और कबीर की तरह दर्शन और आध्यात्म की बातें अपने गीतों में कहते हैं। अच्छा। उनका संगीत बहुत सरल होता है, लेकिन बातें बहुत गहरी। वो पूछते हैं कि ईश्वर कहाँ है। वो कहते हैं ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं, इंसान के मन में है। तो ये सिर्फ संगीत नहीं है, एक जीवन शैली है, एक फलसफा है। मतलब एक तरफ पंडवानी का इतना महानाटकीय अंदाज और दूसरी तरफ बाउल की ये आध्यात्मिक शांति, और इनके अलावा असम का बिहू गीत, महाराष्ट्र की ऊर्जा से भरी लावनी, राजस्थान का मांड। बिल्कुल, हर संगीत अपने इलाके की मिट्टी की खुशबू लिए हुए है। हर लोकगीत उस जगह की कहानी कहता है और ये दिखाता है कि संगीत हमारे लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं है, हमारी पहचान का, हमारी संस्कृति का एक जिंदा दस्तावेज है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो मेरे जहन में एक तस्वीर बन रही है। बताइए। भारतीय संगीत एक विशाल पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ें नाद और श्रुति के गहरे दर्शन में है। बहुत अच्छी कल्पना है। और इस पेड़ के दो बड़े तने निकले, हिंदुस्तानी और कर्नाटक। और इस पेड़ पर जो हजारों पत्ते और फूल खिले हैं, वो हैं ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी जैसी शैलियां, अलग अलग घराने और अनगिनत लोकगीत जो पूरे भारत की सांस्कृतिक जमीन को अपनी खुशबू से भर देते हैं। बिल्कुल, इसमें नियमों का अनुशासन भी है और भावनाओं की पूरी आजादी भी। यही संतुलन इसे अनोखा बनाता है। अगली बार जब कोई संगीत सुनेगा तो शायद ये याद रहेगा कि उस एक धुन के पीछे सदियों की परंपरा, स्वरों का सटीक गणित और गहरी मानवीय भावना छिपी होती है। यहाँ हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। इन दस्तावेजों में हमने देखा कि उत्तर भारतीय संगीत पर फारसी और ईरानी प्रभाव का कितना गहरा जिक्र है, जिससे कव्वाली और ख्याल जैसी विधाएं आईं। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर इतिहास में ये सांस्कृतिक लेन देन ना हुआ होता तो आज उत्तर भारतीय संगीत का स्वरूप कैसा होता? उसकी ध्वनि कैसी होती? क्या वो कर्नाटक संगीत जैसा ही होता या कुछ और ही होता? सोचने वाली बात है।